देखिए बच्चों, भौतिक विज्ञान में एक टॉपिक है दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। और दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का जो बनना है, इसे समझने के लिए ना हमें दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम सीखना पड़ेगा। और इसमें 3 नियम हैं, जिनमें से पहला नियम है, देखेंगे इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये बेटा अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल है ना, परावर्तक तल ये दबा हुआ है। और इधर है एक उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण का परावर्तक तल क्या होता है? उभरा होता है। ठीक। और परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से होकर जाती हुई एक सीधी काल्पनिक रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। और ऐसे यहाँ भी परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। और यहीं से हम क्या खींचेंगे? एक मुख्य अक्ष खींच देंगे। पहला नियम क्या है कि इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यहां वक्रता केंद्र दर्शा देंगे। और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये पहला नियम क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई। देखिए यहाँ से चूंकि एरो का चिन्ह इधर लगा है, इसलिए मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये पहला नियम हो गया। ठीक है। और दूसरा नियम है, ये मुख्य फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र सी है। और ऐसे उत्तल दर्पण में ये ध्रुव है और इसका ये मुख्य फोकस है और यहाँ वक्रता केंद्र है। दूसरा नियम क्या है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है ना, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। और ऐसे उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती है। ये उत्तल दर्पण के लिए ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है। सेम इसका उल्टा है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ये अवतल दर्पण है आपका और ये अवतल दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव है। और यहाँ से हम एक मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष खींच दिए हैं। मुख्य अक्ष है ये। और यहाँ है वक्रता केंद्र सी और ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। और ये मुख्य अक्ष है इसका। और यहाँ ये वक्रता केंद्र है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर ये लंबवत आपतित होती हैं और ये परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर
वापस लौट जाती हैं। ऐसे यहाँ उत्तल दर्पण में वक्रता की केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर लंबवत आपतित होती हैं और इसलिए ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि दर्पण पर लंबवत आपतित जब ये प्रकाश की किरणें होती हैं तो इस स्थिति में आपतन कोण और अपवर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन नहीं, परावर्तन कोण का मान 0 रहता है, 0 डिग्री रहता है, क्योंकि इस स्थिति में अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों संपाती होते हैं। इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या रहता है? 0 रहता है। ये आपके तीनों नियम हैं। हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए इन्हीं तीनों नियमों का उपयोग करेंगे। ठीक है, पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा है दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा है दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। क्यों लौट जाती हैं? क्योंकि ये दर्पण पर लंबवत आपतित होती हैं। इस स्थिति में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है, और अब हम आगे देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा अब हम आगे आप लोगों को बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने की 6 स्थितियां हैं। ठीक है, इसमें से पहली स्थिति है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनता है, आइए हम लोग देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, इसके लिए किरण आरेख देखिए। यह एक अवतल दर्पण है बेटा, इसका परावर्तक तल दबा हुआ है। ठीक है, और इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु पर क्या होगा? ध्रुव होगा, और ध्रुव से हम एक ऐसे सीधी रेखा खींचेंगे जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक, ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर हम यहाँ मुख्य फोकस को रखेंगे और इतनी ही दूरी पर यहाँ हम वक्रता केंद्र C को लेंगे। ठीक है, और चूंकि वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, तो ये जो मुख्य अक्ष है ना, इसके बाहर वस्तु को हम यहाँ रखेंगे। वस्तु AB है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी हुई है। इससे निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी, हमने नियम में बताया है कि जो समांतर प्रकाश की किरणें निकलेंगी ये कहाँ से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और ये जब मुख्य फोकस से होकर जाएंगी दोनों किरणें वहीं पर प्रच्छेद करेंगे तो प्रतिबिंब भी वहीं पर बनेगा। ठीक है, इस तरह से जब हम अवतल दर्पण के सामने अनंत पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा रहेगा। वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, लगभग बिंदु के आकार का, लगभग बिंदु के आकार का, तथा कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। इसको कैसे बोलेंगे? सुनिए एक बार और ध्यान से। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, लगभग बिंदु के आकार का तथा मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, किरण आरेख खींचने के लिए आप अगर पटरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक अंदाज से P और F के बीच की जितनी दूरी रहे उतनी ही दूरी पर यहाँ F और C के बीच होनी चाहिए, उतनी ही दूरी F और C के बीच होनी चाहिए। आपका किरण आरेख बढ़िया बनेगा। ठीक है, दूसरा है
पहले वस्तु को हमने अनंत पर रखा, अब हम अनंत से थोड़ा आगे लाएंगे, वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। लिखेंगे जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो, सी का मतलब वक्रता केंद्र है, सी और अनंत के बीच हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, इसके लिए किरण आरेख खींचेंगे हम। देखिए ध्यान से, ये हमने एक अवतल दर्पण बनाया, इसको बाहर से कलई कर दिया हमने, से इंग्लिश में पॉलिश कहते हैं, और इसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु पी लिया, और यहीं से होकर जाती हुई एक हमने क्या खींच दी, रेखा खींच दी, जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम पी से एक निश्चित दूरी पर यहाँ एफ लेंगे, और जितनी दूरी ये रहेगी उतनी ही दूरी पर हम यहाँ सी लेंगे, ठीक है, और इसके बाहर अनंत हो जाएगा। हम वस्तु को यहाँ रखेंगे, मान लीजिए वस्तु है ए बी, ठीक। अब ए बी से एक प्रकाश की किरण को, नियम में हमने बताया था कि अगर किसी वस्तु से प्रकाश की किरण समांतर निकलती है तो परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से समांतर निकलने वाली प्रकाश की किरण है, ये परावर्तन के पश्चात एफ से होकर गई है, ठीक है, एफ से होके गई है। और एक प्रकाश की किरण को हम यहाँ वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र को थोड़ा, और हमने बताया था कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी ना, वो अपने ही मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। इस प्रकार से ये दोनों प्रकाश की किरणें जो है ना, एक दूसरे को सी और एफ के बीच में काटती हैं, तो प्रतिबिंब यही बन जाएगा। प्रतिबिंब का नाम हम दे देंगे ए डैश बी डैश, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है। इसको बोलेंगे कैसे, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा सी और एफ के बीच बनता है। अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा सी और एफ के बीच बनता है। ये दूसरा किरण आरेख हो गया। तीसरा देखिए, अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। लिखेंगे जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो। इसके लिए किरण आरेख खींचेंगे। ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु यहाँ लिया हमने, ध्रुव जिसे कहते हैं पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे हमने क्या खींच दिया, मुख्य अक्ष खींच दिया। एक निश्चित दूरी पर हमने एफ लिया, और यहाँ से ये सी हो जाएगा, ठीक है। वस्तु को हमें सी पर ही रखना है, वक्रता केंद्र पर ही हम वस्तु को रखेंगे। वस्तु का नाम ए बी है और वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है। एक प्रकाश की किरण समांतर जाएगी, और जो समांतर जाएगी ना, वो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। हमने पहले ही बता दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार ये एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही काटते हैं, और प्रतिबिंब हमारा यही बनता है, ए डैश बी डैश। और ये जो प्रतिबिंब है ना, इसकी लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर है। लिखेंगे क्या इसमें कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। इस तरह से 3 किरण आरेख हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर पर। पहले हमने अनंत पे रखा, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा, उसके बाद वक्रता केंद्र पर रखा है।
अब वक्रता केंद्र से थोड़ा आगे आएंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। लिखेंगे जब वस्तु F और C के बीच हो, वस्तु F और C के बीच हो, जब वस्तु F और C के बीच हो, इसके लिए किरण आरेख देखिए। यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु परावर्तक, अवतल दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु P है यहाँ, और यहीं से हमने मुख्य अक्ष खींच दिया है। ठीक है, P से जितनी दूरी F की होगी उतनी ही दूरी पर यहाँ C रहेगा। ये वक्रता केंद्र है। हमने यहाँ पर वस्तु को रखा है C और F के बीच में। वस्तु का नाम AB। वस्तु से जो प्रकाश की किरण समांतर निकलेगी वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी ना, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो एक दूसरे को काटेंगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पहले प्रतिबिंब बहुत छोटा था, फिर छोटा, फिर बराबर, अब बड़ा आ गया। ठीक है, लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने F और C के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। एक बार और सुनिए, अवतल दर्पण के सामने F और C के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। आगे देखिए, अब अगले नंबर पर वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, F पर रखेंगे। लिखेंगे जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो। ठीक है, इसके लिए किरण आरेख देखिए। इसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु P, और यहां से हमने मुख्य अक्ष खींच दिया है। वस्तु को हमें रखना है मुख्य फोकस पर वस्तु को रखेंगे बच्चों। ठीक है, वस्तु है AB। वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण जो समांतर है ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई है, और एक प्रकाश की किरण यहाँ से इसे निकल रही है जो दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है, और ये लंबवत आपतित होने के कारण अपने ही मार्ग पर वापस आएगी और कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर गई है। देख रहे हैं हम लोग कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ना, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जा रही हैं। अगर ये समांतर हो गई तो इनका पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ जाके काटती हैं, अनंत पर मान लेंगे काटती हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, और बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, देखिए जब अनंत पर रखे थे तो मुख्य फोकस पर बना, और जब मुख्य फोकस पर वस्तु को रखे तो कहाँ जाके बना प्रतिबिंब, अनंत पर बना। लिखेंगे कैसे, अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। और छठी स्थिति है जो सबसे अंतिम स्थिति है, जब वस्तु F और P के बीच में हो, जब वस्तु F और P के बीच हो।
बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है। यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। यहाँ F कर दिया हमने और यहाँ P है, इसी के बीच में वस्तु यहाँ रख दी गई है AB। समांतर निकलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से होके जाएंगी बच्चों? F से होके जाएंगी। और जो प्रकाश की किरण इस पर लंबवत आपतित होगी ना, ये परावर्तन के पश्चात C से होकर जाएगी। और जब इन सबको हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये दर्पण के पीछे एक दूसरे को काटेंगी और यहीं पर वस्तु का आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से आपके सामने अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों के बनाने के 6 के 6 किरण आरेख हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर कोई टॉपिक आपके पास है जो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।